हमारी कंपनी दिवालिया होने से 30 दिन दूर है। एनवीडिया के सीईओ जेनसेन वोंग अपने कर्मचारियों के साथ प्रत्येक साक्षात्कार से पहले यही कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया के पीछे एनवीडिया के सह-संस्थापक और सीईओ जेनसेन वोंग है। हो सकता है कि एनवीडिया के बारे में आपके लिए इसका कोई मतलब न हो क्योंकि यह आवश्यक रूप से आम जनता को ज्ञात नहीं है, और फिर भी इसका शेयर बाजार मूल्य $3000 बिलियन है। उसके बाद कितने शून्य थे यह जानने के लिए मुझे गूगल करना पड़ा। एप्पल 2.759 अरब और माइक्रोसॉफ्ट 3.159 अरब है। एनवीडिया अधिकांश कंप्यूटर उत्पादों को ग्राफिक्स चिप से सुसज्जित करता है। अब उनके पास इन चिप्स पर 80% से अधिक बाजार हिस्सेदारी है, और वे स्वायत्त कारों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भी काम करते हैं। वह हर जगह है। आज मैं आपके साथ यह कहानी साझा करना चाहता हूं जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया और जिसने मुझे आने वाले 10 वर्षों के लिए प्रोत्साहित किया। 17 फरवरी 1963 को ताइवान में जन्मे जेनसेन वोंग की कहानी, जिनके शुरुआती जीवन और यात्रा ने उन्हें कभी भी एनवीडिया बनाने की अनुमति नहीं दी होगी। जेनसेन वोंग, वास्तविक नाम जेन सून वोंग, पहले से क्षमा करें, मुझे लगता है कि इसका उच्चारण ऐसे ही किया जाता है। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता ताइवान में एक इंजीनियर थे और उनकी मां एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका थीं। उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था, मैं अपने माता-पिता के सपनों का फल हूं। हर दिन मेरी मां, जो अंग्रेजी नहीं बोलती थी, शब्दकोश से 10 यादृच्छिक अंग्रेजी शब्द चुनती थी और हमसे अपने शब्दों की वर्तनी और परिभाषा बताने के लिए कहती थी। मुझे और मेरे भाई को यही करने में मजा आया। 60 के दशक के अंत में जब उनके पिता श्री वोंग 30 वर्ष के थे, तब उन्हें एक पेशेवर प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका जाने का अवसर मिला। यह एयर कंडीशनर के निर्माता कैरियरेस में था, जो आज उस समय यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज से संबंधित है, और अमेरिका की खोज करने पर उन्होंने कसम खाई थी कि एक दिन जेनसेन और उनके बड़े भाई को अमेरिकी धरती पर भेजने में सक्षम होंगे। 5 साल की उम्र में जेनसेन अपने परिवार के साथ थाईलैंड चले गए और वियतनाम युद्ध के कारण उनके माता-पिता ने उन्हें और उनके भाई को वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक चाचा के साथ रहने के लिए अकेले भेजने का फैसला किया। नतीजा यह हुआ कि जब जेनसेन पहली बार अपने भाई के साथ अकेले अमेरिका पहुंचे तो उनकी उम्र महज 9 साल थी और उस वक्त उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह अपनी जिंदगी के सबसे बुरे साल जीने वाले हैं। ठीक है, वह इसे ऐसे नहीं बताता क्योंकि उसके लिए यह सामान्य था, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे लिए यह बिल्कुल नहीं है, और आखिरकार मेरे लिए यह एक झटका था जब मैंने वास्तव में विवरण में कहानी की खोज की और यही मैंने खुद से कहा कि मुझे इसका वीडियो बनाना है। यह 1973 में घटित होता है। जेनसेन वोंग हाल ही में अपने चाचा के साथ रहने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए थे और उनके चाचा जो अभी-अभी अपने भाई के साथ जुड़े थे, उन्होंने उन्हें एक ऐसे प्रतिष्ठान में भेजने का फैसला किया जिसे वह एक बोर्डिंग स्कूल मानते हैं, बस उनके जीवन के साथ कुछ करने के लिए। प्राथमिक विद्यालय को केंटुकी में वनीडा बैप्टिस्ट इंस्टीट्यूट कहा जाता है, और यह बिल्कुल भी साधारण बोर्डिंग स्कूल नहीं है। यह धार्मिक सुधार अकादमी है। धार्मिक सुधार अकादमी असनीय बच्चों के लिए एक सुधार विद्यालय है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि जेनसेन और उनके भाई ने एक ऐसी मां से एक दिन में अंग्रेजी के 10 शब्द सीखे जो अंग्रेजी नहीं बोलती। वे असनीय बच्चे होने से बहुत दूर है। फिर भी उन्हें वहां भेजा जाता है, लेकिन क्योंकि उनके चाचा को नहीं पता था कि यह कोई साधारण बोर्डिंग स्कूल नहीं है। और न्यूयॉर्कर के साथ साक्षात्कार में जेनसेन वोंग ने यह बताया, मैंने ऐसा करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन यह हमें सामान्य लगा। हम उस समय वास्तव में खुश थे। यह कठिन था, लेकिन हमने सोचा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह सामान्य था। मैंने व्यायाम करना समाप्त कर दिया ताकि हम हर रात 100 पुशअप्स करके अपना बचाव कर सकें और अन्य बच्चों को उनके होमवर्क में मदद करके खुद को व्यस्त रखा। मैं टिप्पणियों में देखना चाहता हूं, लेकिन हम सहमत हैं कि वह सपनों का बेटा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि मैं अब वहां बच्चों को देखने की सूची में हूं, लेकिन जेनसेन वोंग के लिए यह मेरे लिए बहुत उपयुक्त है। इसके बावजूद आप देखेंगे कि 2022 में उन्होंने इस स्कूल को लड़के का मन बदलने में मदद करने के लिए दान करने का फैसला किया। वे आपसे 9 साल की उम्र में शौचालय साफ करवाते हैं,
आप बहुत अधिक सफल है। आप दुनिया में तीसरे बाजार पूंजीकरण वाले व्यक्ति है और आप अपने आप से कहते हैं कि ओह ठीक है, मैं इसके बारे में सोच रहा था कि हम स्कूल को दान करने जा रहे हैं, जो वास्तव में है, वास्तव में इससे मुझे अपना बचपन बर्बाद करने में मदद मिली। 2 साल बाद 1975 में जेनसेन के माता-पिता अमेरिका में प्रवास करने में सक्षम हुए और तभी उन्हें अपने बच्चों की स्थिति का एहसास हुआ। क्योंकि हाँ, उस समय आपके पास अपने माता-पिता के साथ अपने दिन के बारे में जानकारी देने के लिए स्नैपचैट या फेसटाइम नहीं था और यही वह क्षण था जब जेनसेन और उसका भाई अंततः अपने माता-पिता को खोजने के लिए इस स्कूल से भागने में सफल रहे, जो अभी-अभी अमेरिका आए हैं। कहानी ओरेगन में जारी रहती है, क्योंकि परिवार पोर्टलैंड के पास उस राज्य के एक छोटे शहर में चला जाता है। किस्सा, नाइकी के संस्थापक फिल नाइट का जन्म उसी शहर में हुआ था। मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने उसका वीडियो पढ़ा है, मुझे हंसी आ रही है। जेनसेन वास्तव में इस शहर में बेहतर ढंग से एकीकृत होने में सक्षम था। उन्होंने जो अनुभव किया था उसके बाद यह मुश्किल नहीं था, भले ही उन्हें कभी-कभी अपने हाई स्कूल के दोस्तों के साथ जुड़ने में कठिनाई होती थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और 15 साल की उम्र में डेनिज में अपनी पहली नौकरी हासिल की। वह बर्तन धोता था, रसोई में मदद करता था और टेबल पर इंतजार करता था। मुझे लगता है कि जो कुछ उसने अनुभव किया उसके बाद उसके लिए यह सपना था। वह ईमानदारी से कहता है, क्या आप अभी भी इसे महसूस करते हैं? केला, चीज। यह 1984 की बात है, जब जेनसेन ने 1 साल पहले ही लोआ के हाई स्कूल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। उनके पिता ने केमिकल इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण लिया था। शायद उससे प्रेरणा मोर में मदद मिली होगी। इस शैक्षणिक सफलता के अलावा जेनसेन एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी थे। यह बस एक और छोटी परत जोड़ने के लिए है। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर स्थान मिला था और इसी स्कूल में जेनसेन की मुलाकात अपने जीवन के प्यार लॉरी मिल्स से हुई। वह उनकी इंजीनियरिंग लैब पार्टनर थी और उन्होंने 1 साल बाद 1985 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके तुरंत बाद उन्होंने शादी कर ली और उनके कई बच्चे हुए। चैनल को सब्सक्राइब करें। अलविदा, तुमसे शीघ्र मिलेंगे। लगभग, क्योंकि केवल जेनसेन ही काम करते रहे, एक ही समय पर। बाद में उन्होंने शादी कर ली और दोनों को सिलिकॉन वैली में काम मिल गया। और जेनसेन को यह कहानी बताना अच्छा लगता है कि उनकी पत्नी ने इंजीनियर के रूप में अपनी पहली नौकरी में जितना पैसा कमाया था, उससे कहीं अधिक पैसा कमाया। उनके 2 बच्चे होने के बाद उनकी देखभाल के लिए उनकी पत्नी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और जेनसेन ने LSI लॉजिक और AMD, 2 कंपनियों में माइक्रोप्रोसेसर डिजाइनर के रूप में अपना करियर जारी रखा, जो उस समय माइक्रोप्रोसेसर डिजाइन कर रहे थे। ये ऐसी चीजें हैं जो आप वहां नहीं देखते हैं, लेकिन जो आपके आईफोन में है, जो आपके कंप्यूटर में है, जो आपके इलेक्ट्रिक बैरियर में है। वैसे भी, जब तक आप कंप्यूटर से कुछ गणना करने के लिए कहते हैं, तब तक वे हर जगह मौजूद है। इसके बाद उन्होंने LSI लॉजिक में अपनी टीम का प्रबंधन किया, फिर कंपनी के निदेशक बने। लेकिन यह उसके लिए काफी नहीं है। 1992 जेनसेन ने अपने काम के अलावा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने रात में कक्षाएं लीं और उसी वर्ष, एनवीडिया की शुरुआत से 1 साल पहले, अपनी मास्टर डिग्री हासिल की। 1993, और अब हम खुद को एनवीडिया के रंगों वाले माहौल में नहीं पाते हैं। जेनसेन 30 साल के हैं। वह अपने विचारों पर काम करने के लिए डेनिज रेस्तरां में लौटना पसंद करते हैं। गोताखोरी से दूर, रेस्तरां की उसी श्रृंखला में जहां उन्होंने 15 साल की उम्र में काम किया था, वहां उन्होंने 2 अन्य दोस्तों के साथ एनवीडिया की सह-स्थापना की। फिर वह अपने जीवन के साहसिक कार्य पर निकलने के लिए अपनी स्थिर, बहुत अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ देता है। लड़का, पालन पोषण के लिए 2 बच्चे, छोटा परिवार, हम यहाँ हैं, हम सब कुछ रोकते हैं, हम शून्य से शुरू करते हैं। यह सब जेनसेन के लिए वीडियो गेम से शुरू होता है। उनका प्रारंभिक विचार डिजिटल गेम के रेंडरिंग को बेहतर बनाने के लिए ग्राफिक्स चिप्स के डिजाइन और निर्माण में विशेषज्ञता हासिल करना था। उस समय, यह वह नहीं था जो आज आपके आईफोन पर है।
उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि यह कंप्यूटेशनल मॉडल उन समस्याओं को हल कर सकता है जिन्हें सामान्य कंप्यूटिंग मूल रूप से हल नहीं कर सकती है। ये अन्य दो दोस्त, जो चिप्स भी डिजाइन करते थे, उम्र में बड़े थे। क्रिस मालाचोव्स्की और कर्टिस प्रेम, इन तीनों की जेब में एनवीडिया शुरू करने के लिए $40,000 थे। आपने अपनी स्थिर नौकरी छोड़ दी, आपके 2 बच्चे हैं, आपके पास $40,000 है, और आप कहते हैं, हम वीडियो गेम में क्रांति लाने जा रहे हैं, आगे बढ़े, चलें। जेनसेन को सर्वसम्मति से सीईओ नामित किया गया क्योंकि क्रिस और कर्टिस जानते थे कि वह जल्दी सीखते हैं। यह सब डेनिज रेस्तरां के केबिन में, जहां कुछ समय पहले वे बर्तन धो रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हम पर विश्वास करते थे, हमें खुद पर विश्वास था, हमें अपने रास्ते पर चलने का साहस था। जब मैंने आपको YouTube पर इस लाइव वीडियो के बारे में बताया, जिसे आप फॉलो करने में सक्षम हुए, तो आपने मुझसे सवाल पूछा, एनवीडिया को एनवीडिया क्यों कहा जाता है? जेनसेन ने यह कहा, हमें कोई नाम नहीं मिला। वास्तव में, यह बहुत सरलता से हुआ क्योंकि हर बार जब हम अपनी फाइलों को नाम देते थे, तो इसे अगले संस्करण के लिए एनवी कहा जाता था। और परिणामस्वरूप, भ्रमित करने वाले इन पत्रों से जुड़ गए। उन्होंने एक ऐसा शब्द खोजा जो इस संक्षिप्त नाम से मेल खाता हो और अंत में लैटिन शब्द चुना। इनवीडिया में से उन्होंने आई हटा दिया जिसका मतलब ईर्ष्या या ईर्ष्या होता है। और उनका लोगो भी नाम के इर्दगिर्द बनाया गया था क्योंकि इनवीडिया शब्द बुरी नज़र से जुड़ा है। नज़र और हरे रंग से उत्पन्न अभिशाप को अक्सर ईर्ष्या से जोड़ा जाता है, इसलिए अभिव्यक्ति ईर्ष्या से हरी होती है। हाँ, शायद आप भी मेरे जैसे हैं। आपने बहुत ही कम समय में बहुत सारी चीज़ें सीख लीं। अमेरिकी कंपनी की सफलता को देखते हुए, हम सोच सकते हैं कि यह वाक्य मुख्य रूप से उनके प्रतिस्पर्धियों के लिए है। 1996, रोमन लैनेरी का जन्म 15 मई को हुआ था। नहीं, हम इसकी परवाह नहीं करते। एनवीडिया को सेक्वोया कैपिटल द्वारा $20 मिलियन का वित्त पोषण किया जाता है। सेक्वोया कैपिटल स्टार्टअप के वित्त पोषण और विकास में विशेषज्ञता वाली कंपनी है। वे व्हाट्सएप से लेकर एप्पल, एयरबीएनबी के साथ काम कर चुके हैं। और इसलिए आप खुद से कहते हैं कि लॉन्च के 3 साल से भी कम समय में, उन्होंने इस फंड से $20 मिलियन का निवेश प्राप्त करने के लिए खुद को पहले ही साबित कर दिया है। 1999, एनवीडिया ने जीपीयू नामक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का आविष्कार किया और इंटरैक्टिव ग्राफिक्स के साथ विजुअल कंप्यूटिंग में नए मानक स्थापित किए। उनका पहला उत्पाद, जिफोर्स 256, किसी फ्लैगशिप श्रृंखला का पहला उत्पाद था जिसे हम सभी जानते हैं। यदि आप थोड़े से गेमर हैं, अन्यथा आपका स्वागत है। जिफोर्स। इस तकनीक के बिना, हैरी पॉटर, आयरन मैन या अवतार जैसी फिल्में देखने में उतनी अविश्वसनीय नहीं हो सकती, जितनी आज हम उन्हें जानते हैं। क्योंकि हाँ, कंप्यूटिंग शक्ति सिंथेटिक छवियां बनाने तक इतनी आगे तक जाएगी। उसी वर्ष, एनवीडिया सार्वजनिक हो गया और माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गजों ने 2001 में वीडियो गेम के लिए उनकी तकनीक पर कब्जा कर लिया। यदि आपके पास एक्सबॉक्स था, तो एक एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड अंदर था। पारिवारिक किस्सा, एनवीआईडीआईए के प्रतिस्पर्धी एएमडी के अध्यक्ष और सीईओ, लिसा सू है। वह वोंग की मां की चचेरी बहन है। आप वहां जाएं, हम इसे एक परिवार के रूप में करते हैं। कुछ ट्रिलियर्स के लिए यह अच्छा है। जेनसेन वोंग के पास आज भी एनवीडिया के 3.51% शेयर है, और यह 2007 में था जब फोर्ब्स में उनके $24.6 मिलियन के वार्षिक वेतन का खुलासा हुआ था और संयुक्त राज्य अमेरिका में 61वें सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ के रूप में उनकी स्थिति के बारे में बताया गया था कि उन्होंने इसे प्रति वर्ष $1 तक कम करने का अनुरोध किया था। उन्हें दिखावटी रैंकिंग से नफरत है। यह अपमानजनक है। ओह, मुझे रैंकिंग पसंद नहीं है, इसलिए मुझे अधिक भुगतान मिलता है, इसलिए आपको अधिक समस्याएं होती है। हम कई दिनों से काम कर रहे हैं, और शायद अभी भी कुछ चीजें हैं जिनकी हमें कमी है। टिप्पणियों में मुझे इसके बारे में बताने में संकोच न करें। यदि आपके पास कोई अन्य पागलपन भरा किस्सा है, तो हम टिप्पणियों पर गौर करेंगे। 2012, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ओर बदलाव शुरू हुआ। एनवीडिया एलेक्सनेट नेटवर्क में भाग लेता है, जो चेहरे की पहचान में अग्रणी है। और 10 साल बाद,
एनवीडिया एआई एंटरप्राइज का जन्म हुआ। चैटजीपीटी के पीछे ओपनएआई कंपनी एनवीआईडीआईए की कंप्यूटिंग शक्ति पर कब्जा कर रही है और तब से कंपनी ने रिकॉर्ड संख्याएं पोस्ट की है। एनवीडिया एक बार फिर स्वायत्त वाहनों, आभासी वास्तविकता, ब्लॉकचेन तकनीक, कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता वाली हर चीज के साथ ऑटोमोटिव क्षेत्र भी है। लेकिन सारा सामान, यह वहाँ है। क्रिप्टोकरेंसी से लेकर वाहन और अंतरिक्ष भी, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास रॉकेट में कंप्यूटिंग शक्ति होनी चाहिए। उनकी बेटी मेडिसन वोंग अब एनवीडिया में उत्पाद संचार का प्रबंधन करती है और उनका बेटा स्पेंसर वोंग एक उत्पाद प्रबंधक है। परिवार के साथ यह बेहतर काम करता है। हम रविवार को एनवीडिया टेबल पर एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझते हैं। जब मैं उनके बचपन के बारे में सोचता हूं, तो मुझे विश्वास करना मुश्किल होता है कि उन्होंने 2022 में धार्मिक स्कूल को $2 मिलियन का दान दिया था। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, यह $2 मिलियन है जो वह धार्मिक स्कूल को देते हैं। उन्होंने जेन हुन वोंग स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग सेंटर के निर्माण के लिए ओरेगॉन में अपने पूर्व विश्वविद्यालय को $50 मिलियन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को $30 मिलियन दिए होंगे, जो स्कूल के लिए एक नई इमारत और छात्रों, विज्ञान के शिक्षकों के लिए एक शैक्षणिक गंतव्य और सामाजिक सुविधा प्रदान करेगा। इंजीनियरिंग और व्यापार। इसे पढ़ने से पहले मुझे इसके बारे में आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन वास्तव में जेनसेन वोंग उन दुर्लभ तकनीकी संस्थापकों में से एक है जो अपनी कंपनी की स्थापना के बाद से इसके शीर्ष पर बने हुए हैं। उन्होंने 2017 में रिपोर्टर आंद्रेक्स नुस्का से कहा, मैं 15 वर्षों से एक ही कहानी के बारे में बात कर रहा हूं, मुझे लगभग कभी भी अपनी स्लाइडें नहीं बदलनी पड़ी। इसकी पूरी कहानी ने मुझे एनवीडिया के अनौपचारिक आदर्श वाक्य को समझने की अनुमति दी। हमारी कंपनी दिवालिया होने से 30 दिन दूर है। जेनसेन बड़ी बैठकें शुरू करने से पहले अपने कर्मचारियों से यही कहता है। आज जेनसेन वोंग की अनुमानित कुल संपत्ति $77 बिलियन है और फिर भी वह जिन 50 लोगों के साथ काम करते हैं, उन्हें प्रतिदिन लगभग 50 ईमेल भेजने में समय लगता है, क्योंकि बाद में ये 50 को वापस दे देते हैं, इत्यादि। और वह एक व्यवसाय बनाता है। नोट्स, विचार, प्रेरक उद्धरण। वह एकमात्र सीईओ में से एक है जिन्होंने इतनी सारी प्रत्यक्ष रिपोर्टें बरकरार रखी है। 1973 जेनसेन वोंग ने 9 साल की उम्र में शौचालयों की सफाई की। 2024 गोल्डमैन सैक्स ने जेनसेन की कंपनी को ग्रह पर सबसे मूल्यवान स्टॉक कहा।